ये एक जनरल स्टेटमेंट होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है रेट कांस्टेंट के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये वाली चीज क्लियर है? अगर रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगी, रेट बढ़ेगी तो मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है। इसे मैं रब कर रहा हूँ, रब करता हूँ, ठीक है। ये जनरल स्टेटमेंट है, बहुत अभी रिसेंटली मैंने किसी एग्जाम में एमसीक्यू के अंदर ये वाला ऑप्शन दे रखा था और टॉपर बच्चे ने गलत कर रखा था कि ये सही कैसे आया। तो ये थोड़ा सा रिलेट करने का क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक जनरल स्टेटमेंट और एक और है, जनरली टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ कॉफिशिएंट, रेट कॉफिशिएंट क्या है, 2 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, वो मैं बता रहा हूँ। एक स्टेटमेंट लिखो, द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट, द रेशियो the ratio of rate constant, the ratio of rate constant of a reaction, of a reaction, reaction important statements है, इन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं जनरली, of a reaction। बाकी बच्चे क्यों ऐड नहीं हो पा रहे हैं आज? Reaction at T plus 10 degree Celsius, the rate constant T is called temperature coefficient. To the rate constant, to the rate constant, to the rate constant T degree Celsius, at T degree Celsius is called temperature coefficient. Is called temperature coefficient की definition, temperature coefficient, COFFIENT। क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर या रेट ऑफ रिएक्शन जनरली क्या होती है, इंक्रीज होती है, ज्यादा बढ़ रही है कि T plus 10 डिग्री सेल्सियस, जो रेट ऑफ रिएक्शन की टेम्परेचर कोफिशिएंट लिखा है आपने, टेम्परेचर कोफिशिएंट की क्या हो गई, अप्रॉक्स यहाँ पे T था, आफ्टर T टाइम में अप्रॉक्स मल्टीप्लाई करोगे तो जनरली 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। जनरल स्टेटमेंट है, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन जो है टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर 2 से 3 डिग्री इंक्रीज हो जाती है। 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कोफिशिएंट, द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन T plus 2, इन दोनों का जो रेशियो है T plus रेट कांस्टेंट का रेशियो T plus 10 डिग्री सेल्सियस पे और T डिग्री सेल्सियस पे, T डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस मेंशन कर लेना, जो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, जो जनरली टेम्परेचर बढ़ाने पे देखो रेट क्या मैंने कहा 2 से 3 टाइम्स क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। ये सीधा सीधा इनका रिलेशन होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, जनरली इस तरीके से इंक्रीज हो जाती है। ये वाली चीज क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है पर ये जनरल स्टेटमेंट है, ये एकदम वेरिफिकेशन नहीं करता। इसके लिए एक नया स्टेटमेंट दिया गया, वो मैं तुम्हें बताऊंगा, आरईएस इक्वेशन वाला। ठीक है, ये जनरल स्टेटमेंट है। दूसरा जनरल स्टेटमेंट जो जनरली एग्जाम्स में आता है, मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है, इसे रब कर रहा हूँ। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन जनरली 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन जनरली होती है 2 से 3 डिग्री 2 से 3 टाइम्स का होती है, मल्टीप्लाई होती है, मतलब 10 गुना बढ़ाने पे पहले 100 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बन रहे थे, अब 200 से 300। हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है, तो सर्टेन प्रूफ नहीं है, कई बार कम भी होता है, कई बार ज्यादा भी होता है, बट इंक्रीज होता है। ठीक है, इसका एक सर्टेन प्रूफ जो दिया वो आरईएस ने दिया, K is equals to, मैं सिर्फ पहले इक्वेशन बता रहा हूँ, e की पावर माइनस EA by RT। ये सर्टेन है, टेम्परेचर का एक फिक्स रिलेशन जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन का सीधा सीधा, और ये एग्जैक्ट है, इसमें कभी भी एरर नहीं आती। जो अपने 10 डिग्री सेल्सियस वाला लिया हमेशा उसमें कुछ ना कुछ एरर आती थी, इस वाले में कभी भी एरर नहीं आती। ये जनरल रिएक्शन है। सर ये रिएक्शन कैसे आई? अभी उसने एक्सपेरिमेंटली दिए, ठीक है, ये उसने एक्सपेरिमेंटली दिए, अपन को क्या होता है बस वैल्यूज बता दीजिए कि ये जो होता है वो होता है रेट कांस्टेंट होता है, ये जो होता है वो रेट कांस्टेंट होता है, ध्यान
ए जो होता है इसे दो तीन नाम से पुकारते हैं। इसे बोलते हैं कई बुक्स में, मेंशन कर लो। फ्रीक्वेंसी फैक्टर, आरईएस फैक्टर, HENIOUS, आरईएस फैक्टर स्पेलिंग देख लेना भाई। और एक्सपोनेंशियल के पहले है इसलिए किसी कई बार प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, रिएक्शन लिख लो, बाकी मैं समझा रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल NANCIONAL स्पेलिंग दे देना एक्सपोनेंशियल, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है। R is a rate constant, जनरली जब भी एनर्जी वाली टर्म्स बात करते हैं तो 8.314 लेंगे इसका जनरली वैल्यू। T is a temperature, जनरली नॉर्मल टेम्परेचर। ये इक्वेशन को भी वापस डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा सर EA, ये वाली वैल्यू क्या है? EA is a activation energy, लिख लो। अभी एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है समझाऊंगा। EA is a activation energy, ये नोट करो यहाँ पर, फिर तुम्हें अच्छे से समझाएंगे। EA is activation energy। आज बच्चों को ऐड होने में दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। K is a rate constant, तुम लोगों को पता है कि A is a RMS constant, फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, तीनों में से कोई भी नाम से आ सकता है एग्जाम में। R is a जनरली कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 ही लेते हैं चैप्टर में। और EA is एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या, अभी एक्सप्लेन कर देते हैं आपको अच्छे से, ठीक है। अब आगे का सिनेरियो बताते हैं। रब कर रहा हूं मैं इसे रब कर रहा हूं, ठीक है। मैंने बच्चों को ऐड किया है बेटा, सब बच्चे पता नहीं डिस्कनेक्ट हो रहे हैं आज, कुछ तो प्रॉब्लम है। मैंने इसको रिकॉर्ड भी कर लिया है, तो हो सकेगा तो मैं इस वीडियो को रब कर रहा हूं मैं। हाँ देखते हैं, कई बच्चे ऐड नहीं हो पा रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं बच्चों को, मैं ट्राई भी कर रहा हूँ लेकिन ऐड नहीं हो रहा, ठीक है। आगे देखते हैं अपना एक्टिवेशन एनर्जी वाला। देखो कोई भी रिएक्शन होती है, कोई भी रिएक्शन मैंने ले लिया बुक में, H2 प्लस I2 वाला दे रखा है दोनों के रिस्पेक्ट में। कोई भी A2 प्लस B2 H2 प्लस I2 वाला रिएक्शन को लिख देते हैं एक रिएक्शन में। तो क्या होता है, रिएक्शन दो पार्ट में होती है, पहले इंटरमीडिएट बनता है और इंटरमीडिएट यहाँ से मैं आपको यहाँ पे पहले मैंने I लिखा है और इंटरमीडिएट क्या है प्रोडक्ट में बनता है, ऐसे रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप, ये तुम लोगों को पता है। इंटरमीडिएट, अच्छा A और B रिएक्शन होंगे तो A और B का बॉन्ड ब्रेक होगा और आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। भाई कोई भी रिएक्शन होती कैसे है, दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके अपनी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ए और बी भी अपनी एनर्जी का करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। एक जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका अगर ग्राफ बना है एनर्जी और इसके बीच में, मैं बच्चों को ऐड कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली एग्जिट हो रहा है, मैं लगातार ऐड कर रहा हूँ, पता नहीं प्रॉब्लम क्या आ रही है। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब इसका होता है एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में ग्राफ बनाए, दो तरह के केस बनेंगे। एक रिएक्शन हो सकती है एंडोथर्मिक और एक होती है एक्सोथर्मिक। देखो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की वैल्यू एनर्जी मान ली Kb, फिर धीरे धीरे क्या होती है एनर्जी इंक्रीज होती है और इस तरीके से दो केस बनते हैं, एक एक्सोथर्मिक के लिए बनता है, एक एंडोथर्मिक के लिए बनता है। देखो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, जनरली हीट रिलीज हो जाती है। जनरली मैंने बोला स्टार्टिंग में एनर्जी ज्यादा थी, हीट रिलीज हो गई तो उसकी एनर्जी क्या हो गई कम, और एक होता है एंडोथर्मिक, उसमें एनर्जी क्या होती है अब्सॉर्ब रहती है। देखो ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, एनर्जी अगर बात करें थोड़ा स्पॉट को बना लेते हैं इस तरीके से, एनर्जी कम एनर्जी ज्यादा। तो ये कौन सा एग्जांपल है, ये कौन सा वाला, इसमें एनर्जी अब्सॉर्ब हुई होगी कि एनर्जी रिलीज हुई होगी, ये वाला एनर्जी। देखो एनर्जी कम, एनर्जी क्या हो गई और ऊपर ले लेते हैं इसको, एनर्जी क्या हो गई बढ़ गई, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो गई बढ़ गई, तो उसने क्या कर लिया एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली। एनर्जी अब्सॉर्ब मतलब ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये एंडोथर्मिक के रिस्पेक्ट में। दो तरह का बता रहा हूँ, एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक का ग्राफ है, बुक्स में ये कॉमन नहीं दे रखा, एक ही ग्राफ दे रखा है, मैं दोनों को बता रहा हूँ।
रेफरेंस बुक में मिलेगा आप लोगों को, एनसीईआरटी में ढंग से नहीं चलेगा लेकिन पूरा एग्जैक्टली ये एंडोथर्मिक के रिस्पेक्ट में ग्राफ कैसे हुआ, रिएक्टेंट की एनर्जी कम, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी ज्यादा, इसका मतलब उसने एनर्जी क्या कर ली, अब्सॉर्ब कर ली। ये वाली चीज क्लियर है, दिस इज रिस्पेक्ट ऑफ एंडोथर्मिक। ठीक है, ग्राफ से अभी और इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं। एक एक्सोथर्मिक का भी ग्राफ बना लेते हैं, सेम एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में मैंने एक ग्राफ बना लिया। एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में ग्राफ बना रहा हूँ, इसमें एनर्जी क्या हो जाएगी, अगर मैं बात कर रहा हूँ ये तो एंडोथर्मिक, मैं लिख रहा हूँ एक्सोथर्मिक के रिएक्शन में। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, खुद की एनर्जी में मैंने एनर्जी रिलीज हो गई तो मेरी खुद की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो इसमें इस वाले केस में क्या होगा, रिएक्टेंट की एनर्जी फिक्स रहेगी वही उतनी थी, और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ पे रिएक्टेंट, यहाँ पे प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, रिएक्टेंट की एनर्जी उतनी थी, प्रोडक्ट की एनर्जी मतलब वही था, कोई इतना जितना आपको ले लिया उतना यहाँ पे ले लिया, लेकिन इसमें रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इस वाले केस कौन सा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है। ये वाली चीज क्लियर है। अब मुझे बताओ, सपोज मैं मान रहा हूँ ये 50 है और ये 60 है, 60 किलो जूल एनर्जी है, तो 50 से 60 पहुंचने के लिए इनको यहाँ पे ये इतना ऊपर की तरफ क्यों गया, ये जो एनर्जी है यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी वो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। मैंने बताया ना ये एक्टिवेशन एनर्जी मतलब मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं और अपनी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा सर 100 मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज 100 मॉलिक्यूल्स के, तो 100 मॉलिक्यूल्स के तो सारे के सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे नहीं, जिन मॉलिक्यूल्स के पास, अच्छा जिनका 33% होगा वही 11 से 12 में जाएगा। हाँ, कोरोना नहीं होता तो 11 से 12 में वो कम ही जाता, कि एक फिक्स बैरियर है कि 33 से कम होने पर वो फेल है। यानी कि सबने पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स में सबने जंप किया, लेकिन सारे के सारे 11 से 12 में जाने का कोरोना नहीं होता तो वैसा ही एक बैरियर है 33 का। तो ये एक बैरियर हो गया कि हाँ इतनी तो होनी ही चाहिए। ये वाली बात समझ में आ गई, एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम एनर्जी में डेफिनेशन लिखवा दूंगा, और ये यहाँ से लेकर जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड है 11 से 12 में जाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जनरली एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि देखो जब कॉलिजन होगा तो हीट रिलीज होगी, एक टाइम के लिए एनर्जी बढ़ जाएगी। अपने जनरल में बात करें फिक्स एनर्जी, उससे कम में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन। डेफिनेशन लिखवा दूंगा मैं स्टेटमेंट में, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो है, अरे ये जो एनर्जी होगी सेम इसमें भी ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी, यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ वो रिएक्टेंट से। अब इसको बोलते हैं इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल INI, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बोले तो जिसको एग्जिस्टेंस के लिए रिक्वायरमेंट है, जितनी एनर्जी क्या होती है इसको ध्यान से समझ लेना, जो एग्जिस्टेंस के लिए रिक्वायरमेंट है। ये बेटा ये आयशा बच्चा ऐड नहीं हो पा रही है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा, लगातार ट्राई कर रहा हूँ, ऐड नहीं हो रहा है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो हर एक मॉलिक्यूल के पास होती है, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है, और यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी जीरो से ऊपर तक कुछ एग्जिस्टेंस के लिए, तो वो होती है ये एक तरीके से समझो इंटरनल मार्क्स है जो हमेशा तुम्हारे पास सेव होते हैं, ये तुम्हारा एक्स्ट्रा एफर्ट है, और ये दोनों जब मिलेंगे तभी तुम 12th में जा पाओगे। तो ये वाला हो गया तुम्हारा इनिशियल जो सबके पास है, ये एक्टिवेशन जो तुमने एग्जाम्स दिए, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके ही तुम नेक्स्ट में जा सकते हो। तो इस तरीके से टोटल है। यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी को क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसमें ये भी आ जाता है और ये भी आ जाता है। ये अच्छे से समझ लेना, एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी, डेफिनेशन लिखवा दूंगा। ये एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज द ग्राफ विद द रिस्पेक्ट ऑफ एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हीट क्या हो गई, एनर्जी क्या हो गई, अब्सॉर्ब हो गई, इसलिए प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ा दी। एक्सोथर्मिक में हीट क्या हो गई, रिलीज हो गई, इसलिए प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। ये ग्राफ बना लो, तो मैं ऊपर डेफिनेशन लिख देता हूँ। थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके बिना समझ में नहीं आएगा। अरे बच्चा कौन है जो पूरा एंट्री नहीं हुई, ये बच्ची ऐड नहीं हो रही है, बाकी सब बच्चे ऐड हो गए।
ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये रब कर देता हूँ, लिख लिया होगा तुम लोगों ने। वापस से देख लो, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, ये तुम्हारी, मैं ऊपर डेफिनेशन लिख देता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। ऊपर डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं, एक बार तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन नोट कर लो भैया, पहले एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिख लो। एक्टिवेशन एनर्जी is the minimum amount of extra energy, the minimum, तुम्हारी बुक्स में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है इसलिए मैं एक्स्ट्रा नोट में से लिखा दूं। मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी required to convert the reactant molecule into the product. The reactant molecules into product. ये इंपॉर्टेंट है, into product। बेटा ये समझ में नहीं आया तो कहानी खत्म है। देखो मैंने बोला द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा है यहाँ तक तो सबके पास, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। नोट कर लो, ये सिर्फ आयशा ऐड हुई, बाकी सब ऐड हो गए। ये इंपॉर्टेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। एक थ्रेशोल्ड एनर्जी भी होती है, उसकी भी डेफिनेशन मैं लिखवा देता हूँ, लेकिन तुम्हारे बुक्स में इनको क्लियरिफाई नहीं कर रखा है, मैंने अच्छे से क्लियरिफाई कर दिया है। तब भी कोई डाउट हो बेटा ये टॉपिक अच्छे से समझ लेना। ठीक है, ये मैं लिखवा रहा हूँ थ्रेशोल्ड एनर्जी, यहाँ लाइन खींच देता हूँ छोटी सी, देख लेना। थ्रेशोल्ड एनर्जी definition लिख लो। The minimum amount of energy, the minimum amount of energy, the minimum amount of energy which the colliding must possess, definition मुश्किल है, must और definition नहीं दे रखी, थ्रेशोल्ड की must possess to make the chemical reaction to occur, to make the chemical reaction to occur. The minimum amount of energy which the colliding must possess to make the chemical reaction, मतलब हर किसी के पास यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। उसमें दो आ गए, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी का जो सम है, यहाँ से यहाँ तक का जो सम है, ठीक है, ये जो होता है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी टीई, और यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। इसको अच्छे से समझ लेना। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस टू मेक द केमिकल रिएक्शन, अगर यहाँ से यहाँ तक, और द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी जो कि उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है 33। ये इंटरनल, ये एग्जाम्स टोटल तभी पास, ये इस तरीके से समझ लेना। ठीक है, एक बच्चा रह गया। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ में नहीं आया दिक्कत आएगी, यहाँ से तुम्हारा डिटेल एक्सप्लेनेशन चालू होता है। मैं इसे रब कर रहा हूँ, नीचे डायग्राम्स को रब कर रहा हूँ। ये एक्सोथर्मिक, ये तुम्हारी बुक्स में अच्छे से लिखे रहेंगे, ये एंडोथर्मिक के रिस्पेक्ट में, ये एक्सोथर्मिक के रिस्पेक्ट में। सर यहाँ से यहाँ तक ये भी यहाँ पे ई होगा, ये जो होगा वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा। बस एक्सो और एंडो, एक्सो में क्या हुआ, प्रोडक्ट, एंडो में क्या हुआ, एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली, प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ गई, और एक्सो में हीट रिलीज हो गई तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। इसे रब कर रहा हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। ये टॉपिक समझ में आना जरूरी है, जिसको नहीं आया मेरे से पूछ लेना, फिर से कोई दिक्कत नहीं है।
रब कर देता हूँ। अच्छा, एक और रिलेशन होता है फाइनल, जो अपन ने देखा इस वाले चीज से अपन क्या देखा, ग्राफ से अपन ने क्या देखा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, अपना जो फॉर्मूला है थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल्स टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी INI इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। ये रिलेशन होता है एक्टिवेशन एनर्जी, मैंने आपको समझा दिया कैसे होता है एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल्स टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छे से देख लेना, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। कर रहा हूँ, क्या मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब एक और दे रखा है आप लोगों की बुक्स में, एक दो ग्राफ और दे रखे हैं, किस किस के बीच में दे रखे हैं, सारे ग्राफ में समझा रहा हूँ। मैंने आप लोगों को दो ग्राफ समझा दिए हैं, दो ग्राफ और दे रखे हैं, उनको समझा देता हूँ। बच्चों ठीक है, देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और किस चीज के बीच में दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ दे रखा है। काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी, ये वाला एक ग्राफ दे रखा है बुक्स में। देखो ये ग्राफ क्या बता रहा है, देखो इस तरीके से ये ग्राफ ऊपर जा रहा है और इस तरीके से आगे जाके ऐसे, ठीक है। अच्छा, ये जो है देखो क्लास में सपोज अपने 100 बच्चे, अब 100 के 100 प्रोडक्ट में नहीं होते, मैं बोल रहा हूँ अपना जो फाइनल एक्टिवेशन एनर्जी का इस बार क्राइटेरिया मान रहे हैं कि 80% है, तो क्लास में सारे बच्चों के 80% आते हैं क्या? क्लास में सारे बच्चों के 80% आते हैं कि नहीं? कभी भी ऐसा नहीं होता, क्लास में सभी बच्चों के 80% नहीं आते। तो ये जो चीज है 80%, ये मान लें कि अपन एक्टिवेशन एनर्जी का क्राइटेरिया इस पर क्या 80%, लेकिन क्लास में क्या होता है 15% वाला आने वाला बच्चा भी होता है, 50% भी होने वाला होता है, 30% भी होता है, 70%, सब तरह क्राइटेरिया है। तो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मतलब कितनी परसेंटेज के क्राइटेरिया है। और एक्टिवेशन एनर्जी अपन मान रहे हैं कि सिर्फ क्लास में 100 बच्चों में से 10 बच्चों का ही 80% आया। 80% 11 का लाना बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, ठीक है। तो ये जो है जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी थी, यानी कि ये जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ये इनके पास ये फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंच पाए। इसके अलावा फ्रैक्शन, भाई ये फ्रैक्शन मतलब कि कितना वैरायटी रहा आपकी क्लास में। इस वाले केस में अलग वैरायटी रहा, 20% वाले, 30% वाले, 40% वाले। ये जो बता रहा है ये मोस्ट प्रोबेबल, मतलब मान रहे कि ऑन एवरेज क्लास में मैक्सिमम बच्चों का 60% आया है, तो ये मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी या मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। ये वो वाले बच्चे हैं जिसमें मैक्सिमम बच्चों का 60% आया है, ये 70 वाले, और ये जो है वो 80% वाले हैं। जो ये वाला ग्राफ क्या बता रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ, कि कितने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में, कितने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी थी, एक्टिवेशन एनर्जी थी, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। तो बाकी सारा क्राइटेरिया है ये वाला 20% मान ले, 30%, 40%, 60% मैक्सिमम स्टूडेंट्स में क्लास में मान लो कि 50 बच्चों के 100 में से 50 बच्चों का 60% आया, तो मोस्ट प्रोबेबल आ गए। किसी का 30% वाले 10 बच्चे थे, भाई अपने पास टोटल क्या होना चाहिए 60%, ठीक है। 80% वाले अपने 10 बच्चे कितने हो गए, 80% वाले हो गए, ध्यान से देखना। इसके अलावा मान रहा हूँ कि 40% वाले भी 10 बच्चे थे, 40% वाले 10 बच्चे हो गए अपने,
30% वाले कितने हो गए? 20 बच्चे हो गए, और 70% वाले क्या हो गए? अपने क्या हो गए? 10 बच्चे। इस तरीके से क्लास में बच्चों का आया कि 30% आया 20 बच्चों का 100 बच्चों की क्लास में, ठीक है। 40% आया 10 बच्चों का, 80% आया 10, ये प्रोडक्ट में बने, ये मोस्ट प्रोबेबल हो गए। मैक्सिमम बच्चों को ऑन एन एवरेज ये क्या 70% आया जी। तो ये हो गया मोस्ट प्रोबेबल वाला ग्राफ हो गया तुम लोगों का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट। सीधा सा बात है, ये ग्राफ समझ में आ गया क्या बता रहा है? मोस्ट प्रोबेबल की मैक्सिमम कितनी पॉसिबिलिटी जनरेट हुई। ये वाली मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी हो गई, और ये जो इस तरीके से दे रखा है ये वही सिर्फ प्रोडक्ट में 80 प्लस कर पाए। यहाँ पे अपन 80 प्लस मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को मान रहे हैं, ठीक है। ये कब था? ये टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, मैं दोनों ग्राफ एक साथ बना रहा हूँ। ये टेम्परेचर कब था? T डिग्री सेल्सियस को। ये कब था? टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पे। तुम्हें समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद कर रहा हूँ। जिसको नहीं है वापस से रीड करना, ये वैरायटी को बता रहा है, ठीक है। अच्छा, अपन ने क्या देखा? 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर जनरली कितना इंप्रूवमेंट होता है? तो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो देखो इस तरह का ग्राफ इस तरह का ग्राफ दे रखा है, एक और मैं साथ में बनाया हूँ। ये वाला, ये जो तुमने बनाया ये इस तरीके से, ये मेरा वही 80% का क्राइटेरिया, लेकिन इस बार क्या हो गया? ये पहले वाला सिनेरियो था। अब मैंने क्या किया कि एक पेरेंट्स मीटिंग रख दी सपोज, जिसमें पेरेंट्स ने थोड़ी पिटाई कर दी, टेम्परेचर बढ़ा दिया। ये कौन सा ग्राफ है? ये T डिग्री सेल्सियस पे, ये पेरेंट्स मीटिंग T + 10 डिग्री सेल्सियस पे, ये वाला ग्राफ है। तो क्या हुआ? अब बच्चों की सबकी पिटाई हुई, 80% वालों को पिटाई पड़ी, ऑब्वियसली बात है। 90 क्यों नहीं लाया? सबका अलग अलग क्राइटेरिया है। तो क्या हुआ? ग्राफ थोड़ा शिफ्ट हो गया, मतलब जो 60% वाले बच्चे थे इस बार किस में शिफ्ट हो गए? 70 में शिफ्ट हो गए। 10% इंक्रीज हो गया, मैं मान रहा हूँ। ये 90 में पहुंच गए, पर ये था 50 में पहुंच गए। ये क्या हुआ? ये 40 में पहुंच गए, ये क्या हुआ? 80 पर। देखो ओवरऑल पहले सपोज 10 मॉलिक्यूल ला रहे थे भाई, सब मान रहे हैं कि सभी परसेंटेज का बढ़ गया, क्या होगा? पहले सिर्फ 10 मॉलिक्यूल 80 ला रहे थे, अब इनका भी बढ़ गया, तो टोटल कितने हो गए? 20 बच्चे हो गए। तो ग्राफ ऑलमोस्ट रेट क्या हो गया? डबल हो गया। और वैल्यू जो मोस्ट प्रोबेबल थी, जब 70 का 60% वाले बच्चों का 50 बच्चे थे, उनका क्राइटेरिया क्या हो गया? 70% हो गया। ये टेम्परेचर बढ़ाना मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना, रेट कोफिशिएंट बढ़ाना। एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि पेरेंट्स मीटिंग हो गई, एग्जाम के 20 दिन पहले मैंने पेरेंट्स मीटिंग ले ली कि ना आपके बच्चों का रिजल्ट ही है, उस दिन टेम्परेचर बढ़ गया, घर जाके पिटाई हुई, तो ये वो टेम्परेचर बढ़ाया मैंने। इससे मैक्सिमम प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया? ऑब्टेन हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई? डबल हो गई, ठीक है। इसलिए जैसे बोर्ड एग्जाम से पहले प्रीलिम्स सबका एक प्रीलिम्स रख के रिजल्ट दे दिया, तो बोर्ड में और अच्छा रिजल्ट आ गया, तो ये तुम्हारा क्राइटेरिया क्या हो गया? बढ़ गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई, और एवरेज भी देखो शिफ्ट हो गया मोस्ट प्रोबेबल। ये वाला ग्राफ इसको बता रहा है T+T+10, ठीक है। ये वाली बात तुम्हें समझ में आ गई। तो आज अपन ने किया क्या? आज अपन ने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के ग्राफ देखे, थ्रेशोल्ड एनर्जी पढ़ी, एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ी, और टेम्परेचर कोफिशिएंट का रिलेशन देखा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है नेटवर्क का इश्यू है, मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। कल अपन इस आरएनएस को कंप्लीट करेंगे, इसकी थियरी को, तब अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि एक बच्ची तो बेचारी बहुत देर से ऐड कोशिश कर रही है, वो ऐड भी नहीं हो पा रही है ये। और ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, ये अच्छे से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इजी थियरी लेकिन बच्चों से नहीं होती है, ठीक है। आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। थैंक यू, तो टाइम होने वाला है और कुछ नहीं है, हमारी किस्मत अच्छी है। बाय बेटा।